नमस्कार। जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई अजय सर पर। हाँ भाई, 2 दिन हो गया क्लास को लगी इतिहास की। तबीयत थोड़ी खराब है। आज भी कुल मिला के ठीक है, चलो करवाऊंगा अब। सर्दियों का मौसम है, थनबीरो है। हाँ गुरुजी, बात तो सही है। चलो देखो, अपने बात जो करें तो पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको करवा दिया गुलाम वंश। और दिल्ली सल्तनत में अब हम जो पढ़ेंगे वह वंश होगा खिलजी वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? खिलजी वंश। कुल खिला तसले में ट्रिक याद करी नहीं? हाँ गुरुजी। तो खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 वर्ष तक शासन किया। 1320 ईस्वी का मतलब है कितने वर्ष का शासन हो गया इनका? 30 वर्ष। 30 वर्ष खिलजी वंश का क्या रहा था? शासन रहा। एक बात याद रखना गुरुजी, क्या बात याद ये रखनी है कि 30 वर्ष का शासन किसी वंश ने नहीं किया। यानी प्रश्न आ जाए सबसे न्यूनतम शासन करने वाला राजवंश दिल्ली सल्तनत पे खिलजी था। न्यूनतम शासन किया, सबसे न्यूनतम समय के लिए शासन करने वाला राजवंश जो माना जाता है वो खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर अपने बात करते हैं तो इसका संस्थापक है, संस्थापक खिलजी वंश का जो संस्थापक है, खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम रह जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी है वह खिलजी वंश का क्या है? संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक आप याद करोगे कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने ही इसमें खिलजी वंश की स्थापना की। इसका शासनकाल देखें तो 1290 से लेकर 1296, बस 6 वर्ष ही इन्होंने जो है वो शासनकाल किया था। तन्नु, रेखा, विशाल, उर्मिला, शेखावाटी सभी को नमस्कार। हाँ, चलिए अब देखो। अब अगर इस राजवंश की बात करें तो इसमें खिलजी जलालुद्दीन जो है वो संस्थापक हो गया। इस जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका राज्यभिषेक जो हुआ था ना, वो किलोखरी महल में होता है। कौन से महल में हुआ? किलोखरी महल। और इस किलोखरी महल जो है इसका निर्माण करा था केकुबाद। इसका महल का जो निर्माण है, इस महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? केकुबाद ने। तो याद रखना कि जलालुद्दीन खिलजी का जो राज तिलक है वो किलोखरी महल में हुआ। मेन बड़ी बात यह है कि जलालुद्दीन खिलजी बुलंदशहर यूपी का इक्तेदार था। बुलंदशहर कहाँ है? यूपी में। वहां क्या था? इक्तेदार था। अब इक्तेदार मैंने आपको बताया था क्या होता है, पता की है चर्चा अपनों ने। इक्तेदारी प्रथा जो शुरू की, ई से इक्तेदारी, ई से इल्तुतमिश, ये मत भूल जाना मेरे भाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इक्तेदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की जाती है, ये मत भूल जाना, आप याद रखना इसको। तो इक्तेदारी प्रथा जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा जो शुरू की गई। तो बुलंदशहर यूपी का एक इक्तेदार था कब? शासक बनने से पूर्व। शासक बनने से पूर्व, पूर्व यह बुलंदशहर यूपी का क्या था? इक्तेदार था। बुलंदशहर यूपी का जो है वो क्या था? इक्तेदार था, राजा बनने से पहले। इतनी बात समझ में आई जलालुद्दीन खिलजी की? जी गुरुजी, इतनी बात समझ में आई। अब जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक तो याद रखना ये बात है कि इस जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या क्या घटना होती है। देखो, एक ईरानी संत था, उसका नाम सीदी मौला। ईरानी जो संत है उसका नाम क्या है? सीदी मौला। और बताते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला को हाथी के पैरों से किचलवा दिया था।
हाथी के पांव तले जो है का, ऐसे सीधा लिख लो शॉर्ट में, वध करवा दिया। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखना, सीधी मौला को मरवाया, ईरानी संत था जी सर। उसके बाद क्या किया, इसके समय मंगोलों के आक्रमण होते हैं, जलालुद्दीन के समय। एक तो बात ये, इसके बाद ये मंगोल आक्रमण हुआ किसके समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय। मंगोलों का सरदार है इस समय, सरदार मंगोलों का इस समय जो सरदार है उसका नाम है उलुग खां, उलुग खां। तो क्या है, इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों का जो आक्रमण है वो असफल कर दिया। मंगोलों ने जो आक्रमण किया था ना, इन मंगोलों को ही परास्त कर दिया था। तब उल्लू खां कहता है यार वास्तव मजा आ गया आपको देखकर, मंगोल हम वो है जिसे हमें कोई हरा ही नहीं पाया, हम वह चंगेज खां के वंशज। ये आपकी कहानी बताने लगा, क्योंकि मंगोलों में मैंने आपको एक कहानी और बताई थी चंगेज खान की, क्या गुरुजी नहीं बताई थी, नहीं बताई। तो ये इतना क्रूर आदमी था चंगेज खां। ऐसे बताते हैं कि इसके दामाद को मारा था, दामाद, इसके दामाद को मारा था पता किन्होंने, मैं यहां पर ये मैप बना रहा हूं एशिया का, ठीक है सर। एशिया में यहाँ ईरान वगैरह वाला, यानी ये ईस्ट मध्य एशिया जो है ना, ईस्ट मध्य एशिया, पश्चिमी मध्य एशिया, पश्चिमी मध्य एशिया, या इंग्लिश में लिख लो ईस्ट। तो इस ये ईरान वगैरह आसपास का इलाका है ना, यहाँ पश्चिमी मध्य एशिया, ये यहाँ का था, मंगोल का। यहाँ पर है मंगोलिया, चंगेज खान यहाँ का था। ऐसे बताते हैं कि चंगेज खान ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि यहां पर सबका कत्लेआम कर दो, कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, कोई भी। ऐसे बताया जाता है कि यहां सारा का सारा ने काट दियो, जानवरों को भी काट दिया था, यहाँ इतना खतरनाक कत्लेआम जो है वो करवाया इन्होंने। यानी ऐसे बताते हैं सबकी गर्दन जो है इन्होंने कटवा दी, और सेनापतियों को साफ जारी कर दिया आदेश कि अगर, जैसे ये भाला है, ठीक है, खोपड़ी डाल डाल के इस भाले के अंदर लेके आओगे, मुझे दिखाओगे किसने कितनों को मारा है। ऐसे खोपड़ियां ऐसे लगी होनी चाहिए भालों के अंदर, गर्दन काट काट के भालों में ले आओ। अगर जिसका भाला नीचा हुआ, मतलब गर्दन कम हुए, तो उसका सर काट के मैं इस भाले में डाल दूंगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि भाला ऊंचा ही होना चाहिए। इतना क्रूर आदमी कौन, चंगेज खान। इसकी देखो, आपने इसके ऊपर एक स्टोरी सुनी होगी, चंगेज खान जब मरा था तो मंगोल के अंदर इसको गाड़ा गया था, दफनाया गया था। 200 गुलाम, जो 2000 गुलाम इसको गाड़ने गए थे, 2000 गुलाम। अच्छा, इसने अपनी मृत्यु की समाधि जो है वो भी डिसाइड कर दी थी कि मेरे मरने के बाद मेरा जो मृत्यु स्थल है, समाधि स्थल है, वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। कैसे, जिस गांव में ये 2000 गुलाम जो दफनाने गए थे, इस गांव के अंदर, वो इन 2000 गुलामों की जगह पता थी कि इसको कहाँ दफनाया गया। जब ये 2000 गुलाम आ रहे थे दरबार की तरफ रास्ते में, तो रास्ते में 5000 की इनको एक टुकड़ी मिलती है, सेना फौजियों की, फौजदार मिलते हैं। वो इन 2000 गुलामों को मार देते हैं। अब इन 2000 गुलामों को जैसे ही मरवाया तो ये 5000 जाने लगे फिर दरबार रास्ते। तो 80-90 किलोमीटर की दूरी पे फिर इनको एक टुकड़ी मिली, और इस टुकड़ी ने, इस फौजदार ने इनको, इन फौजदारी टुकड़ी ने इनको मार दिया। अब सोचो, इन गुलामों को पता था समाधि स्थल कहाँ है, इनको मारा इसने। ये जो 5000 थे, इनको गांव का रास्ता पता था, इनको मरवा दिया इनसे। अब ये जो टुकड़ी है वो गई दरबार में, आ गई दरबार में, और जैसे ही दरबार में गई, इन दरबारियों ने मार दिया इनको। ले, सोच के ऐसे ऐसे शासक, कौन, चंगेज खान। सुन लिया, हाँ गुरु जी, तो ये बात है। तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाई, उल्लू खां क्या कि हड़के मतले दोस्त मेरे को, मैं बहुत लेवल का आदमी हूं। तब बताते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी का जो विवाह है ना, जेके की पुत्री का जो विवाह है, विवाह, वो हो गया किसके साथ, वो हो गया उल्लू खां के साथ। ये मंगोलों का ही सरदार था। तो उल्लू खां ने जो है उसके बाद इस्लाम धर्म ग्रहण किया, इस्लाम धर्म ग्रहण किया,
और जो मंगोल इस्लाम ग्रहण करते हैं वही कहलाते हैं नवीन मुसलमान। ये प्रश्न याद रखना, यह नवीन मुसलमान कहलाए, मुसलमान कहलाए, कहलाए। तो यह प्रश्न आपको याद रख लेना है, ठीक है। देखो क्या कहानी है, सुनो ध्यान से। ईरानी संत सिद्दी मोल्ला का वध करवाया जलालुद्दीन खिलजी ने। मंगोल आक्रमण हुआ जिसमें इन्होंने आक्रमण को विफल कर दिया, तो उलू खां के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया और इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया। इसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया, उसके बाद जो ये क्या कहलाए, नवीन मुसलमान। क्या कहलाए, नवीन मुसलमान। क्लास अटक रही है यार, सही चल रही है मेरे भाई? आपके नेटवर्क इशू है जो वो हो सकता है, क्लास तो यहाँ एकदम सही चल। ठीक है गुरुजी। अब इसके बाद नीचे जस्ट लिखोगे जलालुद्दीन खिलजी के समय और क्या अभियान हुए। तो ये राजस्थान है, ठीक है सर। दिल्ली का जो राजा है वो कौन है, वह है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का जो शासक है वो कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है सर जी। अब सुनो, यहां पर अपने राजस्थान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर एक दुर्ग है और इस दुर्ग का नाम है रणथंबोर दुर्ग, वही माधोपुर में है। इस रणथंबोर पर जो शासन करने वाला शासक है इसके समय वो है हमीर हट। और हमीर हट जो है वह एक ऐसा राजा जो अपनी हट से जो है फेमस है। हट को मतलब जिद, यानी जिद कर लेना, हाँ, कि बस ये करना है तो करना है, उसके ऊपर उसके लिए फिर चाहे प्राण देने पड़े, ये ऐसा राजा। अब देखो भैया, तो जलालुद्दीन खिलजी क्या है, आक्रमण करता है इधर सबसे पहले, इस ओर। जब जलालुद्दीन खिलजी यहां पर आक्रमण करता है 1291 में, 1291-92 में आक्रमण करता है यहाँ रणथंबोर पर। 91 में जो इन्होंने आक्रमण किया वो क्या है कि रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए दो किले हैं यहां। तो आपको एक किले से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है झाइन दुर्ग। इस किले का नाम क्या हो जाएगा, झाइन दुर्ग। और आगे जो किला है वो है रणथंबोर। रणथंबोर पहले राजा महाराजा क्या करता कि दुर्ग का जो रास्ता होता था ना उसी रास्ते में एक किला और बनाते थे, कि मान लो कोई अचानक आक्रमण होता है, कोई अचानक आक्रमण होता है तो इतने में संभल जाएगा, हम सेना इतने तैयार कर लेंगे। झाइन दुर्ग पर जैसे ही आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को बताया जाता है कि जो है झाइन दुर्ग जो है इसने जीत लिया था, विजय कर लिया था। अब ये एक तरह से रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या है कि मतलब पहले इस ताली खोलो बाद में ये ताला खोलो। अब इधर इसको तो जीत लिया जलालुद्दीन खिलजी ने, फिर जलालुद्दीन खिलजी की सेना आगे बढ़ी और आगे बढ़ के रणथंबोर की घेराबंदी कर दी। और ऐसा बहुत टाइम तक ये घेराबंदी रही थी। और मैं था ना बतायो, अमीर अपनी हट के लिए अमीर अधीन नहीं हो रहा है, सेना कम है लेकिन हमीर जो है दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। और यहां लंबे समय तक जो है इसकी घेराबंदी रहती है, तो दिल्ली खतरे में आ गई कि दिल्ली पर जो वो आक्रमण होने लगे थे। अब इसने जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार दिल्ली भी जाएगा हाथ में, रणथंबोर तो गए हाथों, मतलब ये अमीर अट जो है वो रणथंबोर तो देगा नहीं। तो इसलिए बताते हैं ये जो जलालुद्दीन खिलजी है वो रणथंबोर से मतलब हार गए। इन्होंने यहाँ तो विजय प्राप्त कर ली लेकिन यहाँ पर जो है इनको हार का सामना करना पड़ा रणथंबोर में। और यहाँ से जब ये लौटने लगे दिल्ली की ओर तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा क्या हुआ, हवा निकल गई। तब जलालुद्दीन खिलजी जो है अपने मन को संतुष्टि देने के लिए कहावत बोलते हैं यहाँ पर। और वो कहावत क्या बोली जाती है इसके द्वारा, तो वह कहावत यह थी कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता। बाल बराबर भी महत्व नहीं देता।
ये कहावत किस किले के बारे में बोली जाती है? रणथंबोर के बारे में। किसने बोली थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब कई कहते हैं कि गुरुजी ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान की दाढ़ी के बाल बराबर महत्व नहीं देता, और कई जगह गुरुजी ऐसे लिखा मिलता है कि सिर के बाल बराबर महत्व नहीं देता। आप ये बात खुद सोचो, ये तो किताबों वालों ने लिखी है ये शब्द, तो दाढ़ी के, सिर के, मतलब एक राजा कोई आक्रमण के समय ऐसा बोलता हुआ जा रहा है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक बाल बराबर भी महत्व नहीं देता, तो वो इतना ही बोल सकता है। अब उसको दिमाग में ये थोड़ी रहेगा कि मैं ऐसे बोलूं सिर के बाल बराबर महत्व नहीं देता, दाढ़ी के बाल बराबर महत्व नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है ये तो। हाँ, तो बस वही बात है, समझ रहे हो बात को सर? तो हमीर से ये जीत नहीं पाया, तो रणथंबोर में जो है इसको विजय हासिल नहीं हुई। याद रखना, 1291-92 में जलालुद्दीन ने कहा आक्रमण किया? रणथंबोर। तो यहाँ क्या बोला? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल या सिर के बाल जो भी आपने पढ़ा है उसके बराबर महत्व नहीं देता। अब यहां यूपी में ही क्या है, जलालुद्दीन खिलजी का एक दामाद, नेक्स्ट पेज पे चलो। ये अपना भारत हो गया। भारत में यहां है यूपी, और यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है कड़ा माणिकपुर, यानी ये इलाहाबाद में है, या इसे बोल दो इलाहाबाद। अब बताते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद या भतीजा, भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ये अभियान पर भेजा करता था। अलाउद्दीन खिलजी वास्तव में मतलब जलालुद्दीन खिलजी से बहुत ही ज्यादा जो है वो चतुर था, और कह सकते हैं कि अपने एक शानदार योद्धा की जो प्रवृत्ति है वो इसमें झलकती थी। तो गुरुजी, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को एक बार कोई अभियान पर भेजता है, और उस अभियान से जब ये लौट रहा था तो यहाँ कड़ा मानिकपुर के अंदर जो है इन्होंने विश्राम किया। जो भी दासियां वगैरह थी वो भी यहाँ ही रख ली, और जो धन वगैरह था वो भी इन्होंने अलग ही रख लिया। और जलालुद्दीन खिलजी को ये सूचना मिलती है कि भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी तो है वो इलाहाबाद में रुक गया है, रात रात वहीं बिताएगा और अगले दिन आएगा। क्रोधित हुए कौन? जलालुद्दीन खिलजी, और रातों रात निकल आए इधर की ओर, और बोले कि अलाउद्दीन ये क्या बात है, इधर कड़ा मणिकपुर में आपने ये जो रात को सेना यहाँ क्यों ठहराई, क्यों रोकी, मेरे से पूछे बगैर? और अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ गुस्सा आया कि ये क्या बोला वो, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जलालुद्दीन को गले लगाया, और जलालुद्दीन का काम जचा दिया। जलालुद्दीन खिलजी की जो है वो टैं बुला दी, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका वध कर दिया 1296 में, और बोलो कि चाचा थे, बोलो बोलो कि करो तो होगो नहीं, मैं ऐसे 10 दुर्गों को दाढ़ी के बाल बराबर करके दिखा, बोलने से कुछ नहीं होगा यहाँ। हाँ, तब बताते हैं जलालुद्दीन खिलजी को सल्टा दिया अलाउद्दीन ने। अब राजा दिल्ली का जो बना है वो अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर 1316 तक, यानी इसने 20 वर्ष तक शासन किया। देखो, खिलजी वंश टोटल 30 वर्ष का था, और 20 वर्ष तक शासन जो है वो किसका रह गया? 20 वर्ष तक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। 20 साल तक शासन करा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सिंपल बात है, कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया इसने। जलालुद्दीन खिलजी का वध किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और खुद गद्दी पर बैठा 1296 में। बहुत बढ़िया। चलो अब अपने नेक्स्ट शासक, अब गद्दी पर कौन बैठ गए हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अब आप पढ़ांगा की का बारे में, अलाउद्दीन खिलजी। आज तक ऐसी मिट्टी नहीं हुई, ऐसी मिट्टी नहीं बनी तो अलाउद्दीन खिलजी को दफन कर सके। ये मेरे बोल नहीं है, ये इसी के हैं। ये उसको कहा करता था अपने चाचा को
चाचा को तो ये तो उड़े ना, काम जचा दूंगा देख ले। तब ये कहा करता था कि ऐसी मिट्टी नहीं हुई आज तक जो मुझे पैदा जो है दफना कर सके। चलो, अब अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, एक कमेंट में बताओ अलाउद्दीन खिलजी के मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ, तो लिखो। अलाउद्दीन खिलजी की यदि अगर अपने बात करते हैं तो मेरे भाई याद रखना, इनका एक तो याद रखना आपको मूल नाम क्या था। मूल नाम के बाद आपको याद रखना है इन्होंने उपाधि जो है वो कौन सी धारण की। और फिर याद रखना है इसने जो सपने देखे वो कौन कौन से देखे। तीन बातें अपन जो है वो पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मूल नाम, इनका जो मूल नाम मिलता है वह मिलता है अली या गुरसाप्स। क्या नाम मिलता है, अली या अली या गुरसाप्स, ये इसका क्या है, मूल नाम है। इन्होंने जो उपाधि धारण की वो कौन सी की, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर गुरुजी, सिकंदर आपने नाम सुना है, हमने चर्चा की थी मौर्य काल के टाइम। जी, मौर्य काल के टाइम अपनों चर्चा क्या की थी कि सिकंदर जो विश्व विजेता बना था, दुनिया को जीता था सिकंदर ने। और वही बात इसने उपाधि धारण की कि मैं भी सिकंदर की तरह जो है वो दुनिया जीतूंगा। इन्होंने सपने दो देखे थे जिसमें एक सपना अपने पढ़ते हैं विश्व विजेता, यानी एक तो क्या है मैं दुनिया को जीतूंगा, विश्व विजेता। एक जो सपना है वो क्या देखा इन्होंने, विश्व विजेता बनने का। हाँ जी, एक सपना जो है विश्व विजेता बनने का, और देखा दूसरा सपना जो है इन्होंने कहा कि मैं एक नया ही धर्म चलाऊंगा, नवीन धर्म चलाना, नवीन धर्म चलाना। तो दो जो है इन्होंने क्या देखे, सपने देखे, एक विश्व विजेता बनना और दूसरा नवीन धर्म चलाना, नवीन धर्म। ठीक है, ठीक है। बीच बीच में अटकती है, अटक कैसे रही है? आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, 1 मिनट चेक करता हूं मैं। कितना उतारो ये। अब देखो, अब सही चल रही है, अब देखो अब सही चल रही है। सृष्टि करवा देंगे श्री श्याम, टेंशन मत लो, करवा देंगे। देखो, अब एक तो सपना देखा विश्व विजेता बनना और दूसरा नवीन धर्म चलाना। ओके सर, एक बात याद रखना, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय होते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस वंश में, खिलजी वंश में। किस राजा के समय हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण वे थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है वो किसके समय हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। और सबसे पहला आक्रमण
1296 ईस्वी में, तब ये राजा बना तभी, कादर खान ने, क्या गुरु जी फिल्मों वाला कादर खान क्या? नहीं, ये मंगोल राजा था कादर खान, द्वारा किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पहला मंगोल आक्रमण किसने किया था? याद रख लेना, कादर खान। कादर खान ने जो है वो पहला मंगोल आक्रमण यहां किया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के समय। और किसने किया आक्रमण? ये किया 1296 में कादर खान ने। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब अपने पढ़ते हैं इसके अभियान, इसके अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की अगर बात करें, खिलजी के अभियान की अगर बात करें, अपने अभियान, तो वह अभियान जो है किस प्रकार से रहे होंगे वो देखते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना है मेरे भाई। वो आपनो राजस्थान है, राजस्थान। ठीक है सर। इधर है दिल्ली, और दिल्ली का राजा अब है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर एक मंदिर है गुजरात में, सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। नया नया राजा बना है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और यहां ये मंदिर कहां है? गुजरात में। गुजरात में यहां पर बेगल वंश का राज था, बेगल वंश। और इस बेगल वंश का जो शासक है वो था कर्ण। यहां पर कर्ण की जो है वो पत्नी याद रखनी है, जिसका नाम था कमला। पत्नी का जो नाम है यहां पर वो क्या था? कमला। और इसकी, कर्ण की ये तो पत्नी होगी, और इसकी जो पुत्री थी उसका नाम था देवल। एक तो ये बात याद रखना। गुजरात में ही एक व्यक्ति और था जिसका नाम है रामचरण। क्या नाम हो जाएगा? राम चरण नहीं है, चंद्र है, रामचंद्र। अब देखो, सुनो बात। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर, और यह मंदिर उस समय धन की दृष्टि से बहुत ही फेमस मंदिर था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इधर की ओर रास्ता मांगा, यहां पर जालोर का राजा, उस समय कानड़ देव, जालोर के राजा ने रास्ता देने से मना किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इधर से होते हुए जब सेना लेकर गुजरात में जा रहा था, तो मेवाड़ का उस समय शासक है रतन सिंह के पिताजी, जिनका नाम है समर सिंह। समर सिंह ने अलाउद्दीन की खिलजी की सेना से क्या वसूला? टैक्स वसूला। अलाउद्दीन कहे एक बार कोई बात नहीं, इसको दो, अपने जो काम करने जा रहे हैं वो करते हैं पूरा। हाँ, आप वापिस से है ना इसको काट कर फिर वापस चलाओ, मतलब जो है ना ये क्लास वापस बैक कर कर को ऐसे रिफ्रेश करके फिर चलाओ, चल जाएगी सही तरीके। ओके। हाँ। देखो, सुनो ध्यान से। अब मेवाड़ के राजा समर सिंह ने टैक्स लिया, इधर जालोर वालों ने मना कर दिया। अब अलाउद्दीन की इन दोनों से दुश्मनी होगी। अलाउद्दीन उधर गया, और इसने यहां पर सेनापति भेजे। कौन कौन से? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में नाम याद रखना है आपको। एक सेनापति का नाम है उलुग खां, एक सेनापति का नाम है नुसरत खां, और एक सेनापति का नाम है मोहम्मद शाह। एक जो सेनापति है उनका नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। तीन सेनापतियों को नेतृत्व देकर जो है ये भेजता है सोमनाथ मंदिर को लूट।
यहां पर इन्होंने इस मंदिर को लूटा, और लूटा तो बताई जाए कि इनके बीच में धन के बंटवारे को लेकर जो विवाद हो गया था, लड़ाई हो गई थी। एक तो कहानी जो है वो ये मिलती है, ठीक है। और दूसरा कहानी क्या मिलता है कि गुरु जी सोमनाथ पर आक्रमण क्यों किया अलाउद्दीन ने। मैं बोलियो देखो, पैसा उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी बहुत महत्वपूर्ण है जी गुरु जी। तो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य है कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। विश्व विजेता बनने के लिए सेना मजबूत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मजबूत सेना। और याद रखना आप, हाँ, सेना मजबूत होगी वो किससे? वो होगी धन से। तो अगर धन अच्छा होगा तो सेना मजबूत हो जाएगी। सैनिकों को नगद वेतन देंगे तो सेना हमारे पास ही रहेगी। प्लस अगर धन होगा तो हम हथियार बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, युद्ध करने के अंदर जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे, धन से खरीद कर लाएंगे। तो मेन बड़ी बात थी कि धन होना जरूरी है, इसलिए इन्होंने जो है वो यहाँ इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और बताते हैं जब आक्रमण किया तो वेगल वंश के शासक पर भी इन्होंने जो है वो चला दी तलवारें। तो यहां पर कर्ण कर्ण अपनी बेटी को लेकर जो है यहां से भागता है और किसके पास शरण लेता है जाकर? रामचंद्र के पास। इन्होंने जो है इसको क्या दी? शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। इससे? कमला से। इसी दक्षिण भारत अभियान के तहत ऐसे बताते हैं यहां पर एक लड़की कह दो या महिला कह दो जिसका नाम है चिमना, वो भी मौजूद है। अब जब युद्ध चल रहा था तो इधर अलाउद्दीन खिलजी भी है और एक सेनापति जिसका नाम है मोहम्मद शाह, ये भी है। और भी विभिन्न सैनिक हैं जो लड़ रहे हैं, और भी विभिन्न विभिन्न सैनिक है जो लड़ रहे हैं। चिमना, सबसे पहले चिमना की नजर पड़ती है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह भी गोल सेनापति था। शरीर में मंगोलाओं की ये बैठेगा मंगोल का तो गोरा बहुत होता है और सुंदरा शरीर में, मतलब गोल गोल शरीर का, को समझोगे? हाँ, थोड़ा सा ये कमजोर शरीर में टाइप में, थोड़ा शरीर में पक्कुआ। तो बताते हैं कि मोहम्मद शाह जो है वो युद्ध, मंगोलों के पास कलाकारी है, युद्ध करने की शक्ति है, नीतियां हैं। तो मंगोल जो है ये सेनापति तलवारें चला रहा था बहुत खतरनाक तरीके से। अब एक राजा भी नॉर्मल नहीं बन सकता, राजा जो बनेगा उसको भी युद्ध के अंदर जो है निपुण होना जरूरी है। हाँ, फिर बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ये भी खतरनाक तरीके से तलवार चला रहा है। तो हठे चिमना पजल होगी कि राजा है कौन, मोहम्मद शाह है क्या अलाउद्दीन खिलजी है। तब आठे जो भीड़ है तो ब्यूं पूछे क्या राजो कौन है। ले भाई, तो राजा पता लगा कि अलाउद्दीन है, तो चिमना कहे कि ले भाई अपने शादी करेंगे तो किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। और यहां पर जितने को भी बंदी बनाया गया था जिसमें एक चिमना भी थी, इसको भी बंदी बना लिया गया। तो चिमना बोली देखो मैं बहुत सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ यहाँ की, मुझे सिर्फ और सिर्फ दासी नहीं बन के रहना है, मुझे अलाउद्दीन की पत्नी बनना है। सेनापति समझाए बाबड़ी, ये अलाउद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी की 4,000 पत्नियां हैं। और तू देख ले लाइन में जब लगना शुरू होगी तो तेरा नंबर आएगा यहां लास्ट में। और चिमना जब रियल में जाके देखे लाइन में खड़ी होगी तो क्या वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी की तो 4,000 रानी है। चिमना का अपनो नंबर कदा हो, यूं बढ़िया तो मोहम्मद शाही हो, मोहम्मद शाही ठीक हो। तब ये दरबार में इधर उधर घूमती है और कहीं ना कहीं तार पेच बढ़ाती है मोहम्मद शाह के साथ, और मोहम्मद शाह को अपने प्रेम के अंदर, या अगर ये कहें कि इन दोनों का जो है प्रेम संबंध हो जाता है दोनों। कुछ समय तक बातें चली मोहम्मद शाह की और चिमना की, बातें चली तो बातें ठीक हो वगैरह रहती नहीं है। तो दरबार में वो लो लागो क्या यार मोहम्मद शाह आजकल काम कम करने लगा है, 24 घंटे में से 18 घंटे वो इसके पास रहता है, चिमना के पास ही का पीछे पीछे रहे सारा दिन। अब दरबार में कभी भी ये बात चलती कर चिमना को देखा था या मोहम्मद शाह को देखा था क्या, तो क्या चिमना को देखो, जहां चिमना होगी वहीं का क्या होगा? मोहम्मद शाह होगा। दरबार में चर्चा हो लगी और ये चर्चा किसके पास पहुंची? अलाउद्दीन खिलजी। क्या भाई कोई दासी ले गया आप बैठाऊं, और वो अलाउद्दीन तेरी पत्नी बनना चाहती थी लेकिन आजकल मोहम्मद शाह के जाड़ में है वाह। तब अलाउद्दीन इससे मिलता है चिमना से,
और अलाउद्दीन लेट हो चुका था किससे मिलने के लिए? चिमना। अलाउद्दीन ने अपनी पत्नी बनाया किसको? चिमना को। लेकिन चिमना का पूरा दिल, पूरा का पूरा ध्यान जो है वो मोहम्मद शाह की तरफ है। मोहम्मद शाह, अब प्रेम तो प्रेम है, अब इन पत्नी बनाए होगा वो तो सामाजिक है, प्रकृति तो बा है। चिमना तो देख देख के इसको गाने गाती थी कि नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल है। ठीक है। और ये कहता था कि तू धरती पे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। इन दोनों में बहुत बातें चलती थी। अब अलाउद्दीन ने पत्नी तो बना लिया, लेकिन चिमना का ध्यान ही नहीं है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, प्रेम तो उधर है। अब ऐसे करते करते अलाउद्दीन ने वार्निंग दे दी, तू अगर मुझे आसपास भी दिख गया ना मसा चिमना के, तो तेरी धचियां उड़ा दूंगा, धचियां। मोहम्मद शाह का बात है, मोहम्मद शाह दूर रहने लग गया चिमना से। चिमना फोन मिलावा, कहा जानू आजकल तू तो मेरे पास ही नहीं आता, दूर दूर रहता है, क्या बात है? तो कहता है दूर रहने का कारण है कि देख तू भी मरेगी और मेरे को मरवाएगी। वो अलाउद्दीन पीपी आई हुई पड़ी है कि अपने दोनों जो बहुत ज्यादा नजदीक रह रहे हैं। तो चिमना कुछ टाइम बाद बोलती है कि तू मेरे से कितना प्यार करता है ये बता। और सगा देखो प्रेम तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे को मेरी जान भी बहुत ज्यादा प्यारी है। तो कहे एक काम करते हैं, अगर तू मेरे से रियल में प्रेम करता है तो अपने क्या भाग चले यहाँ से। आ बात आ गई तो मोहम्मद शाह अंदर ही अंदर हो सका, यार क्या बात बोल दी। और मोहम्मद शाह भी प्रेम करता था, तो कहा चल देख ही जानी जो होगा, चलो भाग चलते हैं। तब चिमना जब इसके पास आई, क्या मोहम्मद शाह यार है कि कई महीना कौन जा, अगला महीना चलांगा, ये महीना की तनख्वाह पूरी की पूरी पड़ी है, अलाउद्दीन के बाद तनख्वाह ले लिया फिर चलांगा। चिमना बोली तनख्वाह को बंदोबस्त पूरा हुआ पड़ा है, बस तू तो तैयारी कर। और यह दोनों भागते हैं यहाँ दिल्ली से। कहां से भागते हैं? दिल्ली। और दिल्ली जब ये भागा तो इधर राजस्थान की ओर आते हैं ये। और यहां पर इन्हें एक किला मिलता है, और इस किले का नाम है रणथंबोर। यहां इसको जो है वो मोहम्मद शाह और चिमना को, मोहम्मद शाह और चिमना को यहां पर एक मकान दिखा, एक दुर्ग दिखा। मोहम्मद शाह का ले भी अपन रात रात रहने की बंदोबस्त हो गया है। अब इनको ये नहीं पता कि हम अमीर के यहाँ रणथंबोर में आ गए। रात को गए और बोले कि हम अपना परिचय दिया और बताया कि ऐसी स्थिति में आप हमें शरण दो। और रणथंबोर का राजा अमीर है, और अपने राजस्थान में कोई व्यक्ति बाहरों आ जाए और आपा अब्बी की खातिरदारी ना करा, फिर तो राजस्थान वाले व्यक्ति होने का नाम क्या। तो अमीर हटने का बिल्कुल, आओ आप पावड़ो हमारा धारियाओ थे, आओ। और इनको बढ़िया रूम दिया और कहा ले यहाँ रहो, तुम तो महल दिया कि यहाँ रहो, बाकी कोई आएगा हम देख लेंगे, आपके पीछे कोई पड़े हैं, कोई लुटेरे हैं, जो भी है सारा संभाल लेंगे मैं। अब ये दोनों यहां रहने लगे। अगला दिन होयो, अलाउद्दीन खिलजी दावे कमरा में जठे चिमना को, दरवाजो खटखटाए होगा, जानू जानू हुआ तो आवाज लगावे। और यहां पर देखा तो चिमना फरार। और उधर अब अलाउद्दीन को शक था कि मोहम्मद शाह का भागी, अलाउद्दीन दौड़ कर गया मोहम्मद शाह के कमरे में, उधर मोहम्मद शाह भी गायब। तो शक है पूरा। अलाउद्दीन ने अपने सेनापतियों को बुलाया कि आ जाओ लेन में लगो। अरे तुम्हारे होते हुए वो रातों रात फरार हुए तो हुए कैसे? तब सेनापति बोला कि दादा मैंने खुद को उठावे कदम में कर निकला। तो कहा जाओ फटाफट जाओ और उसको ढूंढ के लाना, खाली हाथ आ गए ना तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अब यहां से सेनापति निकले, वही अरावली वाला एक ही रास्ता था, वो निकले। ये यहाँ पर रणथंबोर पता लगाते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद शाह और चिमना है। तो बोला है कि मैं अलाउद्दीन का सेनापति अमीर ने बोलिया, अलाउद्दीन वो राजा समुद्र को आवाज लगा दे तो समुद्र बाहर आ जाए, पर्वतों को चिल्ला दे तो पर्वत चल ले। अमीर हट बोलो जावे कौन जा हूं, ला दूंगा समुद्र, चलो भागो यहां से। और कह देना अलाउद्दीन खिलजी के तेरे में है दम, तो आजा ले जा। इनकी शरण जो दी है ना, को ले जाके दिखा दे। अब अलाउद्दीन खिलजी को जाकर ये बोले दुख और नुसरत का दादा वो तो गया तेरा दम में तो ले जाओ। अब आगे देखो बात क्या होती। आगे बात होती ये है कि अ, अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति को भेजा, जिसमें से नाम आता है उलुग खां। उलुग खां। और एक राजा, एक और सेनापति है जिसका नाम है नुसरत खां।
इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेजी कहां? रणथंबोर। इन्होंने सबसे पहले, मैंने वही कहा था, रणथंबोर को जीतने से पहले किसको जीतना पड़ेगा? झाइंदुर को। वो जीत लिया। रणथंबोर का शासक है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान या अमीर अट बोल दो। अमीर देव चौहान की जो पत्नी है रानी रंग देवी या रंगा देवी, अमीर देव चौहान की ये तो होगी पत्नी, और इसकी जो बेटी उसका नाम है देवल दे। ऐसे बताए जाते हैं इस के सेनापति, किसके? हमीर के। तो सेनापति है उनमें नाम आता है, एक का रणमल है और एक का नाम है रत्तीपाल। अब उल्लू खान नुसरत खान ने जो झाइन पे चढ़ाई की, तो बताते हैं कि झाइन में इसके ऊपर जो बारूद का गोला गिराया, इसमें नुसरत का मारा गया था। रणथंबोर अभियान के समय मृत्यु हो जाती है किसकी? नुसरत खां की। अब बच्चा कौन? उल्लू खां। उल्लू खां ने फोन मार दिया, कहा दादा, यानी पत्र पहुंचाया इसको, कहा आ जाओ आ जाओ, ये ताबा नहीं आ रहा है। कौन है? अमीर। अब बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर आए थे, और इसके साथ एक व्यक्ति भी आया था, यहां पर याद रखना, अमीर खुसरो। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है वो किसने किया? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी इसके साथ आ गया। बात है 11 जुलाई 1301 की। कब की बात है? 11 जुलाई 1301। अब अलाउद्दीन कहता है कि यार हमीर को वास्तव में जो सुना वही निकला, क्योंकि जलालुद्दीन भी नहीं जीत पाया था इसको, ये हट्टी राजा है, इसके बारे में सुना, ये तो वही निकला। तब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर ये जो इधर से आए थे ना, इनमें एक बस जो है घटिया बात यह आई कि जी अपने राजस्थान में शासक जितना भी हुआ है ना, उन्होंने कभी कूटनीति का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। और यहाँ इसने जितना भी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण जीते है, हर में कूटनीति करी है, हर में कूटनीति में। इतना दम नहीं है कि सीधा जाके भिड़ ले, आजा तेरे में है दम, तो अपने वालों में था वो दम, आजा बार, और ऐसे पकड़ लिया साले को, हिल के दिखा। लेकिन लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहां पर अमीर खुसरो को लेकर आ जाता है और बताते हैं रणमल और रतिपाल को खरीद लेता है। बोला कि अगर तुम हमारा सहयोग दोगे तो रणथंबोर दुर्ग जीतने के बाद तुम्हारा, और ये भी साल आ गया मैंने। इन्होंने विश्वासघात कर दिया, और ये भैया ऐसी घटिया बीमारी है ये। अब देखो, इसने जैसे ही विश्वासघात किया, यानी किले के 5 दरवाजे हैं किसके? रणथंबोर के। एक जो मेन दरवाजा था उस पर रणमल रतिपाल ने अपना सेनापति खड़े कर दिए, और वो दरवाजा कमजोर कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है, और सेना जैसे ही आई, और इन्होंने जो एक दरवाजा है वो तो कमजोर कर ही दिया, उसी दरवाजे से सेना प्रवेश कर गई किले के अंदर। अब ना तो ये तैयार थे अमीरदेव, और तो बताते हैं यहां पर ये लड़ते हुए इस युद्ध के अंदर इन्होंने केसरिया किया, इसका मतलब वीर गति को प्राप्त हुए। अब रंग देवी और देवल देती, इनको जोहर व्रत रखने का टाइम नहीं मिला, यानी जोहर, अग्नि जोहर आग जलाई जाती है उसके अंदर किया जाता है। तब यहां पर एक तालाब है, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, और उस पद्मला तालाब के अंदर जो है इन्होंने अपना जोहर किया। यह था राजस्थान का पहला जल जोहर। कौन सा जोहर? जल जोहर। 11 जुलाई 1301 में जो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था वहीं बना राजस्थान का प्रथम साका। यह था राजस्थान का पहला साका, या राजस्थान का प्रथम जल जोहर। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियान में हमने एक अभियान पढ़ लिया, रणथंबोर अभियान। अच्छी तरह से आप इसको याद कर लेना। अब मैं इतना टाइम नहीं है कि इसका रिवीजन कराऊं, गुरुजी टाइम क्यों नहीं, आगे मेरी क्लास अब जस्ट 5 मिनट बाद, इसलिए इसको अपने यही स्टॉप करते हैं। कल राजस्थान में इसने दूसरा अभियान किया, वो पढ़ेंगे। ठीक है। और सभी साथियों को एक बात और बता दूं, मैं सभी प्यारे साथियों को बता दूं कि रीट एसएसटी की जो टेस्ट सीरीज है, वो जिस साथी ने नहीं ली है तो जरूर ले लेना मेरे भाई। इसमें मॉडल पेपर भी हम दे देंगे आपको, इस मॉडल पेपर में भी इसमें हमने दे देंगे आपको। एसएसटी की जो टेस्ट सीरीज है वो 199 रुपए की है। इस 199 के अंदर, 999 नहीं 199, हम आपको 8 तो शेड्यूल वाइज टेस्ट दे रहे हैं, 3 मेगा टेस्ट दे रहे हैं, और 10 मॉडल पेपर दे रहे हैं। तो मारो मजे, बस आप मेहनत करो और रिजल्ट दो हमें। इसके अलावा कोई हिस्ट्री की टॉपिक वाइज या इकोनॉमिक्स या भूगोल की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वो भी इसी
प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। विजन इंस्टीट्यूट को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो तो 49 रुपए की ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी मेरे भाई। टॉपिक वाइज इतिहास की 49 की, ठीक है, 50 रुपए की। और हाँ, आज के लिए आपको बता देता हूँ, रात 12 बजे तक जो है लास्ट ऑफर पड़ा है इस मूल मंत्र टेस्ट सीरीज का। उसके बाद इसका प्राइस 200 रुपये हो जाएगा मेरे भाई। जरूर जो साथी आगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा जो भी तैयारी करेंगे आगे, 100% रिजल्ट दिखाएंगे हम इस मूल मंत्र टेस्ट सीरीज का। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम हुआ उसमें हमने अभी इसमें 2 टॉपिक अपलोड किए हैं, भौतिक प्रदेश का और सामान्य परिचय का और पर्वत पहाड़ियों का, और सेम के सेम जो असिस्टेंट प्रोफेसर में इनमें प्रश्न देखने को मिले हैं हमने अपलोड किए, आप जाके देख सकते हो असिस्टेंट। तो ये शानदार मूल मंत्र ऐसे नहीं लिखा है ये, चाहे आरएसएसबी का एग्जाम हो चाहे आरपीएससी का, सभी के लिए राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ये। इसमें जियोग्राफी चल रही है, उसके बाद हिस्ट्री चलेगी, फिर आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान पॉलिटी। प्रत्येक टॉपिक के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। इनरोल करने के लिए आपको 99 रुपए जो है इसका चार्ज, आज केवल आज 99 है मेरे भाई। आज मतलब एक ये मान के चलो, एक बर्गर की कीमत को है वो नहीं खाओगे ना तो भी आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओगे, चाहे 2026 में कोई भी आप एग्जाम दो उसके लिए ये लाभदायक रहेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कल ये टेस्ट सीरीज 200 की हो जाएगी मेरे भाई। आज ऑफर है 10 दिसंबर, आज लास्ट ऑफर आज है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको मैं कह सूचना दे रहा हूँ, तो जरूर एप्लीकेशन विजन इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप जो इसको इंस्टॉल करें और इस टेस्ट सीरीज से जुड़े, ठीक है। अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, तैयार रहना। आज रात 10 बजे मॉडल पेपर 8 करेंगे अपने रीट में, ठीक है ना मेरे दोस्तों। ओके, चलिए, जय हिंद।